हेलो एवरीबडी, माय नेम इज़ नेहा सचदेव एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एट स्टेप अप अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी चैप्टर नंबर 1 की पोम फर्स्ट, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और जिसको पढ़ के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो ये कहाँ की है, जल्दी से थोड़ा समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 की पोम है जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। मेजरली चैप्टर 1 के बाद 2 पोम्स है, एक है आपकी डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी है फायर एंड आइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लेक्चर 1 ऑफ योर फर्स्ट पोम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोम, फिर हम समझेंगे इसकी थीम, अबाउट द पोएट, और फिर पोम को वर्ड टू वर्ड समझेंगे, इसकी समरी के साथ इस वीडियो को वाइंड करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। बट बिफोर आई प्रोसीड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम, मैं छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपने एक वर्ड सुना है सुपरस्टिशियस या सुपरस्टिशन? ये होता क्या है? अंधविश्वास, जो इंडिया में तो बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है और बाहर की कंट्रीज में भी प्रिवेल करता है, जो हमें भी पता चल जाएगा, राइट? सो ऐसी ही ये पोम है उसी चीज पर बेस की कैसे इसको पोम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने व्यूज बताते हैं कि कैसे लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं कि यार वो काली बिल्ली स्पेसिफिकली रास्ता काट लिया, अब हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे, और कैसे सिली वो मतलब इसको तोड़ निकालने हुए हैं कि अगर हम पत्थर से वो पत्थर फेंक देंगे या हम किसी और को जाने देंगे तो रास्ता कट जाएगा, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। तो ऐसे ऐसे तो अंधविश्वास है, लेकिन इनके क्या लॉजिक है कि बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर दिया और अगर आप अब उसको काट दोगे रास्ते को तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? और इस बेचारी बिल्ली का क्या क्या गलती है इसमें? क्या लॉजिक है? क्या जस्टिफिकेशन? नो साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, नो रीजन फॉर इट एब्सोल्युटली, ठीक है? तो ये टाइप की चीजें जो प्रिवेल करती हैं, यही चीज हमें इस पोम में भी बताई गई है। जल्दी से समझते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है? सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटिफुल शॉर्ट पोम व्हिच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोम टेल्स दैट even a simple movement, एक छोटा सा, एक सिंपल सा मूवमेंट भी, it has a large significance. The poet has mentioned crow and hemlock tree. तो यहाँ पे क्या दो चीजें पोएट अपनी पोम में बता रहे हैं, वन इज क्रो एंड वन इज हेमलॉक ट्री। अब जो क्रो होता है उसको बहुत नेगेटिव माना जाता है। क्यों नेगेटिव माना जाता है? बिकॉज मैं आपको बहुत लेमन एग्जाम्पल दूं तो क्रो नेगेटिव एनर्जी वाले कंसिडर किए जाते हैं। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग श्राद्ध पीरियड, जो श्राद्ध का टाइम होता है, 30 डेज का जो पीरियड होता है, जो हम इंडिया में उसको ऑब्जर्व करते हैं, लाइक वी ऑफर फूड और वी गिव समथिंग एज फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डिस्ट्रीब्यूट एज डोनेशंस। वाई? बिकॉज हम कंसिडर करते हैं बिकॉज वो लोग जो हमारी फैमिली के पास अवे हो चुके, जो जा चुके हैं, वो क्रो के फॉर्म में हमारे पास आए और हमारी ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए क्रो के साथ ये नेगेटिव वाइब्स एसोसिएटेड है। और ऑन द अदर side talking about the second important thing of this poem, that is hemlock tree. hemlock tree जो होता है वो बहुत ही poisonous होता है। अब ये poem में क्या है, hemlock tree बहुत ही poisonous है और उसके ऊपर है crow। तो दो बड़ी बड़ी नेगेटिव चीज जो मानी गई हैं, जो एक्चुअली हैं नहीं है, that is no proven, right? तो यहाँ पे बताया गया कि hemlock tree पे एक क्रो बैठा हुआ है और उसके नीचे गलती से आके हमारे पोएट बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है उसको जल्दी से समझेंगे, ठीक है? द पोएट हैज मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोम। क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड। तो क्रो क्या सिग्निफाई करता है? डिप्रेसिव और सॉरोफुल मूड एक्सप्रेस करता है। वेयर इज हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, और जो हेमलॉक ट्री है वो बहुत ही जहरीला, बहुत ही पॉइजनस माना गया है। तो दोनों फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। अब देखते हैं क्या होता है। सो ये था वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पोम। ये जो पोम है ये बस 8 लाइन्स की है, वेरी शॉर्ट, वेरी स्वीट, बट कन्वेइंग अ वेरी ब्यूटिफुल, अ वेरी डीप एंड अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, अ वेरी इम्पैक्टिंग मैसेज। तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट रियलिटी इज एंड व्हाट पीपल परसीव अबाउट थिंग्स, ठीक है? तो जल्दी से हेड करते हैं विद द I hope I skipped with something. Yes.
राइट, लेट मी चेक वंस अगेन। मैंने हाँ, इंट्रोडक्शन के बाद है वी स्टार्ट विद द थीम। थीम क्या होता है? अराउंड विच द इंटायर पोम रिवॉल्व्स। तो इसकी थीम क्या है, जल्दी से उसको समझते हैं। इन डस्ट ऑफ स्नो द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। जो लाइफ में जो बेस्ट चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती है, वो हमें कहीं से पे करके नहीं लेनी होती है। बिकॉज ये जो नेचर है, नेचर इज क्रेम्ड विद ऑल दोज ब्यूटिफुल थिंग्स। हमें बस चीज़ों को सही नज़रिए से देखना होता है। हमारा पर्सपेक्टिव चीज़ों के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ऑन अ कोल्ड विंटर डे, अब डस्ट ऑफ स्नो, ये टाइटल से ही समझ में आ रहा है, इट इज डस्ट ऑफ स्नो। तो मतलब डस्ट किसको रेफर करा गया? लेट मी डू द color right, so here we go with red color so that आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए ना। क्या बता, ऑन अ कोल्ड विंटर डे, एक बहुत ही कोल्ड विंटर डे, ठंड की बात हो रही है। और ये टाइटल भी क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। जब आपने देखा होगा बाहर की कंट्रीज़ में जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है और पेड़ पे जो लीव्स, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पर भी जो स्नो है वो किस फॉर्म में सेटल हो जाती है, वो ऐसा लगता है बिल्कुल कॉटन ऐसे स्प्रेड करके, वो डस्ट फॉर्म में ऐसा पूरी लगती है। और वहाँ पे अगर कोई क्रो आके बैठ जाए और वो जब उड़ने की कोशिश करे, तो जब क्रो शुक अवे हो, जब उड़ने की कोशिश करे, वो शेक करे, वो अपने फेदर को खोले, तो उसकी जो डस्ट है, जो स्नो की, जो कॉटन लाइक जो दिख रही है, वो गिरेगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली ठंड के मौसम की बात हो रही है जब स्नोफॉल होती है। सो ऑन अ कोल्ड विंटर डे staying could have been comfortable. So, but due to unavoidable circumstances, the poet has been forced to mud. यहाँ पे क्या बोला गया? एक cold winter day की बात हो रही है, where staying could have been comfortable. घर पे रहना ये काफ़ी comfortable होता है, because बाहर काफ़ी ज़्यादा snowfall होती है और लोग ज़्यादा move नहीं करते हैं। But कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से हमारे पोएट बाहर गए और तब उनके साथ ये एक्सपीरियंस हो जो उन्होंने अपनी पोम की फॉर्म में शेयर करा है हमारे साथ। बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसी कंडीशन बनी होगी जो बियॉन्ड पोएट्स कंट्रोल रही होगी, जिसपे जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन एंड बियॉन्ड हिज कंट्रोल। द पोएट हैज बीन फोर्स टू मट, पोएट फोर्स किए गए थे घर से निकलना और जाने के लिए। एट सच अ टाइम द ओनली थिंग दैट चीयर्स हिम अप इज द वर्ल्ड ऑफ नेचर। और ऐसे टाइम में जब वो बहुत ही उदास थे, मजबूरी की वजह से कुछ ऐसी बुरी चीज हो रही थी उनके साथ और वो उनको फोर्स किया गया था कि यार मेरे को अब घर से निकल जाना चाहिए, ऐसे टाइम में जब निकलते हैं तो नेचर ही है जो हमारे पोएट को हेल्प करती है और कैसे बैड मूड से गुड मूड की तरफ लेके जाती है, जिसको हम लोग अदरवाइज परसीव करते हैं। ठीक है, सो एट सच अ टाइम द ओनली थिंग दैट, ये मार्क द लाइंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारे बिलीफ कुछ और होते हैं और पोएट ने पर्सनली जो एक्सपीरियंस करा, इट इज जस्ट, ये क्यों शेयर करा है कि हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो परसेप्शन है, हमारा जो सोचने का नजरिया वो थोड़ा सा सही हो जाए, एंड दैट टू टुवर्ड्स दिस ब्यूटिफुल नेचर दैट गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद। ठीक है, सो एट सच अ टाइम द ओनली थिंग दैट चीयर्स हिम अप इज द वर्ल्ड ऑफ नेचर। ऐसे बुरे टाइम में जब वो बहुत ही ज्यादा उदास थे, वो दुखी थे, सिर्फ एक चीज थी जो उनको चीयर अप कर रही थी, दैट वाज नेचर, दैट वॉज द वर्ल्ड ऑफ नेचर। कुदरत ने जो जो चीजें दी हैं वही चीजें उनको चीयर कर रही थी, जिनको हम मानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारे साथ पता नहीं कितना बुरा हो जाएगा। तो पोएट के साथ तो ऑलरेडी कुछ बुरा हुआ था, वो उदास थे, वो बहुत ही उदास थे, बहुत ही सॉरो फील कर रहे थे और ऐसे में वो घर से बाहर निकल आते हैं। तो उनके साथ ऐसी क्या चीज होती है जिससे उनका मूड चेंज हो जाता है? क्रोज एंड स्नोफ्लेक्स। तो यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ नेचर में क्या क्या चीजें यहाँ पे बताने वाले हैं हमें, क्रोज के बारे में और स्नो फ्लेक्स के बारे में। सो एट सच अ टाइम द ओनली थिंग दैट चीयर्स हिम कौन है? यहाँ पे हमारे पोएट की बात हो रही है। Cheers poet up is the world of nature, crows and snowflakes. This natural world is available for us to see and touch free of cost. However, we generally take it for granted. ये जो कुदरत की चीज़ें हैं हमारे लिए फ्री में अवेलेबल है। Nature doesn't charge even a single penny out of our pockets. Nature हमसे एक रुपए भी चार्ज नहीं करता कि अगर आपको नेचर का कोई एडवांटेज लेना है, अगर आपको सनलाइट लेनी है जिसमें विटामिन डी होता है, सो नेचर वुड नॉट charge
एनी पाई, नॉट ओनली फ्रॉम रिच बट ऑल्सो फ्रॉम पुअर। वो सबको एक जैसा कंसिडर करती हैं, अपनी सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे हमें इक्वली ट्रीट करते हैं और इक्वली चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल थिंग। तो यहाँ पे हाउ ब्यूटिफुल इज द नेचर एंड हाउ ब्लेस्ड वी आर विद दीज ब्यूटिफुल थिंग्स, ये उनकी इंपॉर्टेंस या वैल्यू बता रहा है हमें। हाउएवर वी जनरली टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम इनकी इंपॉर्टेंस को कभी ना समझते हैं और ना ही कंसिडर करते हैं। और अदरवाइज क्या होता है, कुछ केसेस में तो ऐसा होता है हम इनको और नेगेटिव मानने लग जाते हैं। कुछ नेगेटिव एसोसिएशंस या कभी कोई एक्सपीरियंस रहा होगा किसी का नेगेटिव, तो हम उस चीज़ को नेगेटिव ही एसोसिएट कर देते हैं। नाउ वर्स स्टिल वी कैन कर्स नेचर फॉर गिविंग अस बैड weather, such as the inhabitants of New England do in winter. However, if we look beyond our own inconvenience, we will see that nature is beautiful even at its harshest. हम यहाँ पे क्या बोला है कि words still हम मान सकते हैं अगर बहुत बुरा भी हो, बहुत बुरा वेदर भी हो जाए, बद से बदतर भी हो जाए, we can curse nature for giving us bad weather. हम नेचर को कर्स करते, क्या यार कितनी गर्मी कर दी, हम हमेशा बोलते ही ना, हम कर्स करते रहते हैं, क्या यार कितनी गर्मी है, पता नहीं ये मौसम कब जाएगा। बारिश होती है, बता रहे कितनी बारिश हो रही, सारी जगह कीचड़ कीचड़, यार हम तो परेशान हो गए। फिर जब ठंड आती है तो हम तब भी, मतलब हम कभी भी नेचर को थैंक्स नहीं देते हैं, ना हम कभी उसकी वैल्यू को कंसिडर करते हैं। बिकॉज अगर वैसी चीज़ें नहीं बनेंगी, अगर प्रॉपर समर्स में टेम्परेचर, प्रॉपर रेनफॉल, प्रॉपर विंटर, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी जो क्रॉप्स है वो कैसे होंगे, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो कैसे फ्लोरा फाउना ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट आएंगे। हम इन चीज़ों का भी कंसिडर नहीं करते, रादर हम हमेशा कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं। सो यहाँ पे यही बोला गया है कि वर्ड स्टिल वी कैन कर्स नेचर फॉर गिविंग अस बैड वेदर। और जो भी बुरी कंडीशन होती है हम सारा ब्लेम किसको कर देते हैं, वो नेचुरल चीज़ों पे, वो नेचर पे ब्लेम कर देते, बिकॉज वो हमसे आर्ग्यू नहीं करने वाली। और हमें बहुत अच्छे से पता है इट इज जस्ट फॉर आर यू नो, लाइक हम सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देते हैं। वी इज लाइक इट इज जस्ट लाइक हमें पता है कि हमारी गलती कहीं ना कहीं है या हमसे कुछ गलती हो गई है, लेकिन हम उसका ब्लेम पूरा का पूरा नेचर पे डाल देते हैं। ऐसे मान लीजिए मेरी गलती की वजह से मेरे साथ कुछ गलत हुआ और मैंने ब्लेम क्या कर दिया, उस ब्लैक कलर की बिल्ली को पूरा ब्लेम कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी डू एग्जैक्टली। सो वर्स स्टिल वी कैन कर्स नेचर फॉर गिविंग अस बैड वेदर सच एज द इनहैबिटेंट्स ऑफ न्यू इंग्लैंड डू इन द विंटर। और जैसा ही क्या ऐसा कौन करता है, इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड के जो लोग हैं, जैसे उनका वेदर बहुत कोल्ड होने लग जाता है वो भी नेचर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हाउएवर इफ वी लुक बियॉन्ड आवर ओन इनकन्वीनियंस, अगर हम अपने कंफर्टेबल जोन या अपनी इनकन्वीनियंस के बाहर सोचें या देखने की कोशिश करें, सो वी विल सी दैट नेचर इज ब्यूटिफुल इवन एट इट्स हार्शेस्ट। हम ज़रूर बोलते हैं कि बहुत धूप है, हम ज़रूर बोलते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, हम ये ज़रूर बोलते हैं कि बहुत तेज़ ठंड होगी, अब तो घर से बाहर भी नहीं निकला जाएगा। तो नेचर भले अपने हार्शेस्ट पे हो, हमें कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बट दैट डजंट मीन दैट इज रियली अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग मे बी रिक्वायर्ड बाय द फ्लोरा फाउना, और बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होगा जो उससे ब्यूटिफाई हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम अपना उसके बाहर चीज़ों को सोच ही नहीं पाते कि चीज़ें अच्छी हो सकती, किसी का भला हो रहा होगा, कुछ हमारे लिए इनडायरेक्टली बेनिफिशियल हैं। राइट नाउ लेट्स रीड फर्दर अबाउट मोर द थीम ऑफ दिस चैप्टर, the poem. If only we pay attention to all that life gives us, we will learn to appreciate it. ये बहुत ही प्यारी लाइन और बहुत ही लेसन गिविंग लाइन है। यहाँ पे बोला कि if only we pay attention to all that life gives us, अगर हम उस पर ध्यान दें, अगर हम गौर फरमाएं कि हमें ब्यूटीफुल लाइफ ने क्या क्या चीज़ें दी हैं, we will learn to appreciate it, तो हम उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, हम उसकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि यस, ये नेचर अगर नहीं होती तो हमें सारी चीज़ें नहीं मिलती। जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, जो भी हम फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं, मान लीजिए हम जो फूड फ्रूट हमें सब मिलता है, कहाँ से मिलता है, नेचर
नेचर हमें देती है। हम जो फर्नीचर जो हम यूज़ करें वो कहाँ से हमें नेचर, हम पेड़ों की लकड़ियाँ काट के इस फर्नीचर को बना रहे, हम अपने जो कंफर्ट जोन्स क्रिएट करें कहीं ना कहीं कहाँ से करें, नेचर ही तो हमें ब्लेस कर रही है। तो अगर हम सही तरीके से मायने से अगर इन चीज़ों की बारीकियां देखें तो हम वाकई में नेचर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगेंगे। द क्रो इज व्हाट ब्रिंग्स द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स टू द पोएट्स अटेंशन। अब अगर वो क्रो नहीं बैठा होता तो शायद जो पोएट बहुत थक गए थे, अपने घर से निकले, उदास हो गए और वो हेमलॉक ट्री के नीचे आके रेस्ट करने के लिए बैठ जाते थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही वो बैठते हैं वो क्रो वहाँ पे शुक करता है और वो जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। अब यहाँ पे क्या बोले, द क्रो इज व्हाट ब्रिंग्स द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या बोले, पिज्जा खाते हैं ना उसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स डालते हैं, तो फ्लेक्स मतलब बहुत फाइन जो ऐसे चिप्स टाइप की जो बहुत स्मॉल पीसेस में कटी हुई चीज़ें रहती हैं उसको यहाँ पे फ्लेक्स बोला गया। तो बर्फ़ के जो कॉटन टाइप जो दिख रहे हैं उनको फ्लेक्स बोला गया है यहाँ पे। नाउ द क्रो इज व्हाट ब्रिंग्स द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लेक्स टू द पोएट्स अटेंशन। अब पोएट की अटेंशन में पोएट कब ध्यान देते हैं कि वाह ऊपर कितनी ब्यूटीफुल स्नो है, ये तब देखते हैं जब क्रो वहाँ पे, अगर क्रो ही नहीं होता तो वो शुक नहीं करता, वो हिलता नहीं, वो शेक नहीं करता, तो शायद पोएट का ऊपर ध्यान नहीं जाता कितनी ब्यूटीफुल तरीके से पूरा हेमलॉक का ट्री ढका हुआ है विद दैट डस्ट ऑफ स्नो। नाउ poet's attention, and for that he is grateful, और रादर ब्लेमिंग। पोएट यहाँ पे बहुत ही ग्रेटफुल, वाह धन्य हो गया मैं, लाइक ही इज फीलिंग वेरी पॉजिटिव, ही इज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स नेचर दैट ही गॉट टू सिट इन दैट प्लेस, और उसके ऊपर वो डस्ट आई है। ही इज ग्रेटफुल टू बी अलाइव टू सी सच वंडरफुल साइट्स इन दिस वर्ल्ड एट नो कॉस्ट। और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल अप्रिसिएशन नेचर को किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो हमें ज़रूर बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ही इज ग्रेटफुल, पोएट यहाँ पे इतने ज्यादा कृतज्ञ हैं, इतने ज्यादा ग्रेटफुल हैं दैट ही इज टू बी अलाइव टू सी सच वंडरफुल साइट्स इन दिस वर्ल्ड दैट टू एट नो कॉस्ट। अब वो बोल रहे हैं आई एम वेरी मच थैंकफुल कि यस आई एम अलाइव टू सी सच ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर ऐसा हुआ है तो अभी तक तो, बिकॉज देखो ये अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, बिकॉज दिस इज द थीम जो मैंने आपको बताई, मैं थोड़ा सा पोम से करेक्ट करती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए कि ये क्या बोल रहे हैं ना। एग्जैक्टली क्या होता है, जो मैंने पहले भी रेस करा, पोएट घर से निकलते हैं बहुत ही उदास मूड से, बहुत ही सौरो, बहुत ही डाउन फील कर रहे होते हैं, और जब थक हार जाते हैं तो एक हेमलॉक के ट्री के नीचे आके वो बैठ जाते हैं, और उनकी नज़र अभी तक नहीं जाती, वो बैठ जाते हैं थके हुए, और अचानक से जब वो क्रो शुक अवे होता है, वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, तो उसके फेदर्स की वजह से जो डस्ट होती है पूरे हेमलॉक के ट्री पर, वो जो जिस पर्टिकुलर ब्रांच पे क्रो होता है वो डस्ट पोएट के ऊपर गिर जाती है। अब पोएट को लगता है कि अभी तक तो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा था, इतना नेगेटिव हो रहा था, तो अब ऐसी नेचर की कोई ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, एज अ लाइक मेरे पे नेचर ने कुछ ब्लेसिंग शार करी, तो अब हो सकता है मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। एंड आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड वेरी मच थैंकफुल टू दिस ब्यूटीफुल नेचर जिसने मुझे सारी चीज़ें देखने को दी हैं, और शायद मैं जिंदा हूँ और इस चीज़ों को देख सकता हूँ, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल दैट टू कि इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एक ख्वाहिश तक नहीं है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पर जो हमारे पोएट बताते हैं। नाउ लेट्स इमीडिएटली चेक विद द पोएट। नाउ पोएट कौन है हमारे, जो हम नाम डिस्कस कर चुके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतनी जगह इनका नाम लिया जाता है, इतने ही फेमस पोएट है, तो जल्दी से समझ लेते हैं अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वाज बोर्न इन द ईयर 1874, you can see his picture here, in San Francisco, California. In his lifetime, he won more than one Pulitzer Prize and attended Harvard. So this is the biggest achievement that Robert Frost has been crowned with. I hope इतना बहुत sufficient था to understand about the poet. His poetry remains significant in today's literary world. उनकी poetry इतनी significant है कि आज के वर्ल्ड में भी अगर हम पढ़े तो वो बिल्कुल अप्लाई हो सकती है। And his name is also linked to the Robert Frost Library, where President John F. Kennedy honored the poet with a speech. और यहाँ पे क्या बताए, उनका नाम आज किससे लिंक किया जाता है,
है टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट लाइब्रेरी वेयर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ऑनर्ड द पोएट विद द स्पीच, जहां पे उनको ऑनर किया था एक स्पीच देके. दिस ऑनरिंग वाज समवॉट फिटिंग सिंस फ्रॉस्ट रेड अ पोम एट कैनेडीज इनॉग्रेशन. और अपने इनॉग्रेशन में उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए एक पोएम रीड करी. फ्रॉस्ट पास्ड अवे इन द ईयर 1963 में फाइनली उनकी डेथ हो जाती है. तो ये छोटी सी उनके करियर जर्नी या उनके कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ के हाईलाइट्स के बारे में हमें पता चलता है और हमें समझ में आता है कि पोएट हमारे किस टाइप के थे. अब हम पोम को समझेंगे तो हमें बहुत डीपली पोएट के बारे में भी और पोम के बारे में भी समझ में आएगा. नाउ हियर वी स्टार्ट रीडिंग द पोम line by line. Total 8 lines as the shortest and the most sweetest poem of your book. Now, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब यहाँ पे देखो the way a crow shook down on me. अब जिस तरीके से वो कौवा पहले हेमलॉक का ट्री, जहाँ पे पूरा पेड़ जो हेमलॉक का ट्री था वो डस्ट ऑफ स्नो, ऐसा लगता है कॉटन 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 ऐसे पूरी ब्रांचेस लीव्स पे पूरी स्प्रेड करी हुई, पूरा पेड़ भरा हुआ है स्नो से. ठीक है, तो अब जिस तरीके से वो क्रो पहले से वहाँ बैठा और वो जैसे उड़ के जाता है वहाँ से, तो वो जो स्नो होती है वो गिर के नीचे, जो नीचे ही गिरेगी, नीचे हमारे पोएट बैठे हुए थे. तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. अब वो जो डस्ट ऑफ स्नो कहाँ पे थी, जो हेमलॉक ट्री, मतलब मान लीजिए पूरे ये जैसे आप ट्री दिख रहे हैं और इन पे डस्ट है. अब यहाँ पे अगर कोई बर्ड आएगा और कोई अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नीचे बैठा हुआ है और ये अगर यहाँ से कोई ये बर्ड है, ये उड़ के जाएगा तो डस्ट ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरेगी. ठीक है, सो यहाँ पे यही बोल द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो क्या होती, गिर के पोएट पे आ जाती. जल्दी से समझते हैं. नाउ has given my heart a change of mood. अब वो चीज़ जिसको लोग नेगेटिव मानते हैं कि हेमलॉक के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, बहुत ही पॉइजनस है और आपके अंदर ऐसी फीलिंग वाइब्स आ जाती हैं, और क्रो को तो और नेगेटिव डिप्रेसिव सॉरोफुल चीज़ समझा जाता है, तो उसके आसपास भी लोग नहीं आते. बट पोएट को लग रहा है अभी मेरे से इतना बुरा तो हो ही गया है, अब इससे बुरा क्या होगा. तो शायद ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है कुदरत का, एक नेचर ने मेरे पे ऐसी कोई ब्लेसिंग दी जिसकी वजह से शायद अब मेरी लाइफ अच्छी हो जाए. और एक्चुअली जो टर्न अप भी होता है विच इज टू बी ट्रू. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. अब क्योंकि ऑथर बहुत उदास होकर घर से निकले थे, बहुत ही दुखी थे, तो अब जैसे ये इंसिडेंट होता है नेचर का, उसके बाद से ऑथर का मूड एकदम से चेंज हो जाता है. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. और यहाँ पे क्या बोलते हैं, और मेरे दिन का मतलब आधा दिन मैं वेस्ट कर चुका था उसी उदास में, उसी डिप्रेशन सौरों में रह के, और अब ये इंसिडेंट हुआ तो शायद मेरा आधा दिन तो बच जाए, जो बाकी का दिन मैं वेस्ट कर चुका हूँ, बाकी का थोड़ा सा जो बचा हुआ है मैं उसको शायद एंजॉय कर सकूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी ब्यूटिफुल एंड द शॉर्टेस्ट पोम जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. तो फटाफट अब हम समझते हैं इसकी समरी सो दैट आपको पोम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. नाउ द शॉर्ट पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट throws light upon the unimaginable, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, that healing power of nature and tiny things. From a bad mood to ill health, there is nothing that can be cured by nature. मतलब एक bad mood से लेके poor health, इन सबको सुधार सकती है just beauty of nature या just natural things. The author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. Him कौन है, हमारे पोएट हैं, राइट. फिर क्या हुआ, जल्दी से आगे देखते हैं. The snow instantly makes him happier. और जैसे ही वो स्नो गिरी, पोएट का मूड एकदम से चेंज, सडन चेंज आता है और उनका दिल बहुत खुश हो जाता है. His day gets a lot better. Thus, the supremacy of nature as a whole made him realize how pretty his problem was. अब यहाँ पे क्या बोलता है, thus the supremacy of nature as a whole, मतलब नेचर इतनी महान है कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, ये बहुत छोटी चीज़ें, और नेचर इज
potent of, nature is capable of healing all those things of humans. So thus the supremacy of nature as a whole made him realize how pretty his problem was. The fact that hemlock tree is poisonous combined with crow being the indicator of doom and fear are used in the poem. अब यहाँ पे क्या बोला है, जो अगर हेमलॉक ट्री और क्रो की अगर हम बात करें तो इनको नेगेटिव चीज़ों के साथ एसोसिएट किया गया, और यहाँ पे क्या बोला, दे आर द इंडिकेटर ऑफ डूम एंड फियर आर यूज्ड इन द पोम, बिकॉज पॉइजनस चीज़ों से हर कोई डरता है, जैसे स्नेक पॉइजन देता है तो हर कोई उससे डरता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ इट. एज द कैरियर्स ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ नरेटर इज आयनिकल. अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एक बार फिर से समझते हैं कि क्या आयनी यहां पर है. नाउ द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस, राइट, ये वो बहुत अच्छे से पता है, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, विच इज कंबाइंड विद क्रो बीइंग द इंडिकेटर ऑफ डूम एंड फियर. तो क्रो किसका इंडिकेटर है, डूम का एंड फियर का, जो हमने देखा डिप्रेशन का, सो डिप्रेसिव नेचर है, सॉरो नेचर, उदास, नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है, आर यूज्ड इन द पोम. ये दोनों इतने ज्यादा नेगेटिव फीलिंग वाली चीजें, इतनी ज्यादा नेगेटिव एसोसिएशंस वाली चीज, दैट्स जस्ट अ परसेप्शन, राइट, जो पीपल ने एसोसिएट कर, रियलिटी में ऐसा होता है नहीं होता, देयर इज नो प्रूफ फॉर दैट. तो ये जो इंडिकेटर्स हैं इतने नेगेटिव चीजों के, ये क्या बने इस पोम में, दे आर द कैरियर्स ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ नरेटर विच इज जस्ट आयनिकल. अब मैं बोलूँ यार, मतलब एक इतना उदास है जो हमेशा रोता गाता रहता है, जो बुराइयां करता रहता है, हर चीज को ब्लेम करता रहता है, वो इंसान मेरी लाइफ में है और मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई, बहुत खुश रहने लग गई हूँ मैं, बहुत हैप्पी फील करी. सो व्हाट इज दैट, तो ये क्या आयन है, मतलब एक इंसान जो फुल ऑफ नेगेटिव 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 है, वो किसी की लाइफ में ऑल टुगेदर पॉजिटिविटी कैसे फिल कर सकते. दैट इज आयनी इन दिस पोम. आगे रीड करते हैं और मेरी को वाइंड अप करते हैं. नाउ नेक्स्ट, द पोएट थ्रू दीज objects has tried to highlight through these objects. What are these objects? तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट है क्रो, दूसरा है हेमलॉक ट्री. So poet through these objects has tried to highlight that sometimes creature linked with negative aspects of life. कई बार क्या होता है, sometimes creatures जिनको हम ऐसी चीजों से लिंक कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं with negative aspects of life, can be the bringer of change and happiness. तो कई बार जो ऐसे हम जिनको मानते हैं ना, यार बिल्ली रास्ता काट गई अब तो कुछ बुरा होगा, ये हमने ऐसा सोचा है, हमने ऐसा माइंड को ट्रेन किया है और हम वैसा फील करते हैं और चीजें होती हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं बी पॉजिटिव. मेरा ब्लड ग्रुप तो है, बट दिस इज द मैसेज दैट लिटरली आई वॉन्ट टू कन्वे कि हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छा सोचो, थिंग्स विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा होता है. 10th बोर्ड है ना, चेक करके देख लेना, ठीक है, ये नहीं कि कुछ पढ़ के नहीं जाना, एवरीथिंग इज गुड, ऐसा नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा. बस यही कॉन्फिडेंस, यही पॉजिटिविटी हमें ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, नॉट ओनली इन एग्जाम्स बट ऑल्सो इन योर रियल लाइफ. नाउ negative aspects of bringer, how these negative aspects of life can be the bringer of change and happiness. मतलब ये negative association वाली चीजें कैसे ये क्या ला सकती है, change ला सकती है लाइफ में और खुशियां ला सकती है. Being outdoors in nature with all its unpredictability can benefit anyone anywhere at any time. So here poet is telling us being outdoors in nature with all its unpredictability. हम नेचर को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसा अगर हम बात करें एमपी में आजकल अचानक से लाइक इफ वी से कि नॉर्थ पे अभी चल रहे हैं, गर्मी का मौसम है एंड सडनली इट स्टार्ट्स टू रेन, तो ये कैसा मौसम है. सो दैट नेचर इज अनप्रिडिक्टेबल. सो इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवन, किसी को भी बेनिफिट कर सकते. एक छोटा सा क्रिएचर भी वो हो सकता है, एनीवेयर एट एनी टाइम. सो दैट ब्यूटिफुल इज दिस नेचर. वो सिर्फ मेरा आपका या हमारा नहीं सोचती है, वो हर एक छोटे से बड़े क्रिएचर के बारे में सोचती है. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी तरीके से वो हम चीज़ों को या हम सारे क्रिएचर्स को हेल्प कर सकते हैं और हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. नाउ लेट्स इमीडिएटली conclude with this very lesson giving poem. Now the poem teaches us a lesson that
every small act in life can illuminate our soul and motivate us to do better. कोई भी एक लाइफ में छोटा सा छोटा एक्ट, छोटी सी छोटी कुदरत की चीज हमारे जीवन में हमारे सोल को बिल्कुल इल्यूमिनेट कर सकती है, ब्राइटन अप कर सकते हैं, जगा सकता है और मोटिवेट अस टू डू बेटर, हमें मोटिवेट कर सकता है कि हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, क्योंकि नेचर ने हमें इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें दी हैं, तो हम क्यों ना उन चीजों से और अच्छा करने की कोशिश करें। और इन सबसे ज्यादा द बेस्ट थिंग इज दैट please be positive and look at least the nature. Please be very much grateful towards the blessing of nature that we are over blessed with. So with these blessed words, I shall wind up this video of lecture number 1 for poem 1. मिलेंगे next lecture में with discussion of the poetic devices of the poem और समझेंगे entire exercise को in the next video. Till then, stay tuned, stay blessed and stay connected. Thank you very much for watching.